देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र दोनों के चुनावों ने क्या एक बात साफ कर दी कि हिंदू बीजेपी के नाम पर और मुस्लिम ओवैसी के नाम पर एकजुट हो रहा है। क्या मुस्लिम वोटों के रुझान में ओवैसी ही असली भाईजान बनकर सामने आ गए हैं? ये तमाम सवाल इन दिनों सबसे बड़ा सियासी सवाल बन गए हैं। एक तरफ जब तमाम राजनीतिक दल, खासतौर पर खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां इसके इम्पैक्ट का गुणा गणित करने में लगी हैं, उस बीच ओवैसी भी बड़े ख्वाब बुनने लगे हैं। लगातार पब्लिक से मिल रहे हैं सपोर्ट के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब एक दिन हिजाब वाली महिला को देश का प्रधानमंत्री बनते देखने का है। इस सोच को काउंटर करने वालों को ओवैसी पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं। बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मजहब के आधार पर ही पीएम बन सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो बाबा साहब के संविधान से चलता है, इसलिए यहां यह ख्वाब देखना पाकिस्तान वाली बात करने जैसा ही है। एक तरफ ओवैसी ने उत्साह दिखाया तो जाहिर है उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डबल एनर्जी में आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में जीतकर आई एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने भी ख्वाब देखा और पूरे मुंब्रा को अगले 5 साल में हरे रंग में रंग देने का बयान दे डाला। यह भी कहा कि वो किसी की बाप की मोहताज नहीं है। ऐसे में बहस गर्मा गई है। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ओवैसी और उनकी पार्षद का बयान। मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है तो भाई आप तो पाकिस्तान की ज़बान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो। अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो। नहीं, मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा इंशाल्लाह एक दिन। कैसा हराया? सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमें वारिस पठान भी आईएम के प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे और अंबर जैदी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। बहरहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, देख रहे हैं ना कॉन्फिडेंस अब इतना है कि पूरे मुंब्रा को हरा करने की बात चल रही है, और ये ताकत कहां से आ रही है? वो भी अब एक जूनियर पार्षद, जो सबसे युवा पार्षद है, वो ओवैसी का आपको बता रहे हैं आंखों में आंखें डालकर। देखिए, ये संविधान की बात कर रहे थे ओवैसी जी, पर जब आपने इनकी जो 22 साल की रिप्रेजेंटेटिव का बयान सुना, उन्होंने क्या बोला कि वो सिर्फ अल्लाह के मोहताज है और किसी का नहीं है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अगर बोलते कि ये संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मोहताज है तो मैं समझ सकता था कि ये वो बात नहीं कर रहे जो जिन्ना कर रहा था। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगना है या धर्म के नाम पर किसी को प्रधानमंत्री देखना है नहीं देखना, ये बात तो जिन्ना करा करते थे। और मैं कोट करना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 1951 जालंधर के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, जवाहरलाल नेहरू का अजीब फैसिनेशन हो चुका है सिर्फ मुसलमानों के लिए, वो दलितों को भूल चुके हैं। उन्होंने करीबन 2000 से ज्यादा भाषण पिछले 20 सालों में मुसलमानों की बात करने के लिए दिए थे, पर एक भाषण उन्होंने दलितों के लिए नहीं दिया। तो यही सोच तो आज ओवैसी लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात कर, उनकी पार्टी यही है।
पर मेरी पीड़ा ये नहीं है, मेरी पीड़ा ये है कि कांग्रेस पार्टी जैसा एक मेन स्ट्रीम दल इसका समर्थन करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। और शायद इसीलिए आज मद्रास हाईकोर्ट ने जब इतना बड़ा जजमेंट दिया कि जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया एड बोला था उदयनिधि स्टालिन ने, वो हेट स्पीच है, इनमें से किसी भी नेता ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। तो जब ऐसी तुष्टीकरण होता है प्राची जी, तो ये हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम इस देश के सनातन समाज की बात करें। उसको कम्युनल नहीं कहते, असली कम्युनल कांग्रेस और ओवैसी हैं जो आज देश के सामने एक्सपोज नहीं। ओवैसी अगर हिजाब वाली पीएम का सपना देख लें, ओवैसी की अगर पार्षद ये बता दें कि वो हरे रंग में, अपनी पार्टी के रंग में पूरे के पूरे अपने इलाके को रंगना चाहती है, तो सांप्रदायिक। लेकिन आपके नेता ऐलानिया तौर पर ये कहते हैं कि हम मेयर जो बनाएंगे वो हिंदू मराठी बनाएंगे, तो ये सांप्रदायिक नहीं है? नहीं, ये उनका रिस्पॉन्स है। जब कोई तुष्टीकरण करे तो तुष्टीकरण के विरोध के अंदर अगर हम किसी बात को कहें तो वो तो समानता की बात होती है, क्योंकि जिन्ना ने भी तो तुष्टीकरण की बात करी थी, उसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात करा था हम यूनाइटेड भारत की बात करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात करा था यूनाइटेड भारत की बात करेंगे। वो तो जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए, वरना आज अखंड भारत की बात होती। दूसरी बात आपने कही है, मैं तो कह रहा हूं, आप ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखिए, ये 28 अक्टूबर को 6:30 पर राहुल गांधी ने दिया था सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। अभी सोमनाथ मंदिर के अंदर भव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, पूरा देश का सनातनी समाज एक साथ आया। अगर ये तुष्टीकरण नहीं कर रहे होते तो ये तो कहते कि सोमनाथ में हर हर महादेव के साथ में, ना कि गजनी के साथ में। हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को और वीर अब्दुल हमीद को इस देश के मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। पर हमारी पीड़ा यह है कि भले ओवैसी हो गए या कांग्रेस पार्टी हो गए, वो या तो उमर खालिद या गजनी या औरंगजेब या बाबर, ये दो सोच के अंदर लड़ाई। और इनका कॉन्फिडेंस जानते प्राची जी किससे आता है? देश की डेमोग्राफी ये परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये है आप करें तो ठीक, दूसरा कोई करे तो वो सांप्रदायिक है। अगर आप खुले तौर पर हिंदू मराठी की बात करें तो ठीक, कहेंगे कि बुरके वाली होगी तो हमको कहना पड़ेगा और अगर वो बुरके वाली की बात करें तो ये सांप्रदायिक है। अच्छा चलिए, वारिस जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वारिस पठान जी, बुरके से लेकर हरे रंग तक आपकी हर अप्रोच सांप्रदायिक नजर क्यों आती है? देखिए प्राची जी, अगर हमने ये कहा कि एक दिन हमारा अरमान है, दिली तमन्ना है कि भारत देश की प्रधानमंत्री एक भारतीय मुसलमान हिजाब वाली बुरखे वाली बने, तो क्या गलत है बताइए? भारत के संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी बन सकता है, उसमें रिलीजन का तो जिक्र ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनफैक्ट एथिस्ट भी बन सकता है। हाँ, ये लोग जो बात कर रहे हो, पाकिस्तान के संविधान में ऐसा लिखा है कि कोई भी एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बनेगा। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ प्राची जी, आपको पता है? ये भाजपा के जो नफरती चिंटू है ना, इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के पहले स्टार्ट किया कि आई लव महादेव वाला हिंदू ही मेयर बनेगा। मुझे सवाल किया गया पत्रकार द्वारा, मैंने पत्रकार को कहा कि वो तो असंवैधानिक बातें कर रहे हैं, मगर फिर भी जवाब दीजिए वारिस भाई, तो जुबान तो अपने मुंह में इनसे बड़ी है ना, हम तो तथ्य के साथ बात करते। तो मैंने काफी हिसाब से तो फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई? फिर एक शेख सैयद अंसारी कुरैशी मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? हाँ, फिर एक दिन इंशाअल्लाह ताला के हिजाब पहनने वाली महिला भारतीय मुसलमान इसी सोच पर आपत्ति है ना मुझे। आप कहते हैं कि मेरे देश की मुस्लिम बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, तो मैं आपसे एक प्रश्न न करती, मैं आपके साथ खड़ी होती और मैं कहती हाँ, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के लोकतंत्र में ताकत है कि हमारे देश की मुसलमान बेटी भी प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन आपने तो उसमें हिजाब जोड़ दिया ना सर, यानी बिना हिजाब की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत के तौर पर ये देखें कि उसे हिजाब पहनना जरूरी है, तभी वो प्रधानमंत्री बनेगी। सुनिए प्राची जी, बीच में मुझे रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने ये भी कहा कि भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकते हैं, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले साहब बन सकते हैं, 2 मेयर पहले बन चुके हैं महाराष्ट्र में। आपने वारिस भाई मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया, आपने क्या चाहिए ना, बात करी वारिस भाई, इनको ये करना है कि किसी भी तरह से पोलराइज करना। मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, बोले। आप बोल रहे थे, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो कितनी खामोशी से सुना। बोले। मैं सत्य बोल रहा था, इसीलिए आप उसको खामोशी से सुन रहे थे।
सुनिए, आप झूठ फैलाने में मास्टर हो। सुनिए, आप सत्य मेरे बात में जितना बोलना है बोल दीजिए, पहले मेरा तो सत्य सुन लो। मैंने ये बात कही संविधान की, तो उसमें कौन सा ऊट पहाड़ टूट पड़ा, कौन से इनको पेट में दर्द हो गया। और देखिए ना, बनी ना हमारी कॉर्पोरेटर तो बन गई ना, हिजाब पहनने वाली, बुरखे पहनने वाली। इंशाल्लाह अरमान है, दिल में उम्मीद है। और सुनो, वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी बदल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। इंशाल्लाह ताला एक दिन हम रहे ना रहे प्राची जी, एक दिन बनेगी एक भारत की मुसलमान। मेरे पाकिस्तान 2047 तक देश का प्रधानमंत्री देश का सनातनी बनेगा, सनातनी हिंदू ही रहेगा, याद रखना। डेमोग्राफी परिवर्तित करने की जितनी कोशिश करनी कर लो, ये जनता फैसला करेगी, तुम्हारे से नहीं बोलने से चलेगा। असंवैधानिक बातें नहीं करो यहाँ पर बैठकर। अच्छा रुक जाए प्रदीप भंडारी जी, रुक जाए। वारिस पठान जी सुनिए, वारिस पठान जी, यहाँ बहस इस बात को लेकर तो मैं कर ही नहीं रही हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, किस धर्म का बन सकता है, किस मजहब का बन सकता है। मुझे आपत्ति इस बात पर होती है कि अंबर जैदी जैसी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिमों की बात करती हैं, आप उनको काबिलियत से दूर रख देते हैं। आप तो उन्हें लाइन से हटा देते हैं। जब आप हिजाब वाली शर्त लगाते हैं, आप क्यों नहीं कहते कि देश की मुसलमान बेटी बनेगी? आपने सीधा सीधा इसे हिजाब से जोड़कर कट्टरपंथी वाली बात कर दी। तो भाई इनकी बात थी। अरे ये लोग ही बोलते थे भगवाधारी योगी जी बन गया उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, तो हमने कहा हिजाब पहनने वाली प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। कौन सा गलत बोला? अरे इनकी बात का जवाब देते हैं ना हम तो प्रॉपर, हम तो मुंह में दही जमा के फेविकोल लगा के तो नहीं। लेकिन वारिस जी, ये दो अलग अलग बहस हैं और आप दो अलग अलग बहस को एक साथ लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जब हिजाब के विरोध में महिलाएं खड़ी हो गई हैं। आपने ईरान की तस्वीरें तो देखी होंगी, लेकिन हिजाब को ही इस्लाम से जोड़कर देखना, हिजाब को ही इसे सिंबलाइज करना, ये ठीक नहीं है ना। प्राची जी, आप देश की बाकी मुसलमान बेटियों को इस हक से महरूम रखना चाह रहे हैं ना। सुनिए प्राची जी, आप देश की बाकी मुसलमान बेटियों को इस हक से महरूम रखना चाह रहे हैं कि नहीं रखना चाह रहे हैं? क्या है? अच्छा सुनिए, आपका अगर आपने आपका टैलेंट दिखा दिया हो तो मैं मेरी जरा बात रखूं। सर मुझ में तो बहुत टैलेंट है, आगे भी दिखाऊंगी। अभी आप अपना टैलेंट दिखाइए, नहीं है अपनी बात को जस्टिफाई करिए। बात करेंगे। ईरान टीवी नहीं है, आपका चैनल का नाम है इंडिया टीवी, ईरान टीवी नहीं है। तो आप ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान की क्यों बात करो? भारत की बात करो, भारत का। मैं तो भारत की बात कर रही हूँ, और मेरे भारत में ऐसा होता है, मेरे भारत में ऐसा होता है कि मेरी देश की बेटी को बिना धर्म देखे, बिना मजहब देखे हर चीज करने की आजादी है। लेकिन आप हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं। अंबर जैदी जी, फिर मैं आ रही हूँ। अंबर जैदी जी, चूक गई आप। कम से कम ओवैसी साहब के ख्वाबों में ही सही पीएम बनने का मौका तो था। अरे भाई, लेकिन आप हिजाब नहीं पहनती तो ये मौका भी आपके हाथ से गया। अरे भाई, अंबर जैदी भी हमारी बहन है, बन सकती है। अंबर जैदी भी क्यों नहीं बनेगी? अरे अंबर जैदी भी बन सकती है, संविधान ने अधिकार दिया, एक दिन वो भी बने। बोले वारिस भाई, आप अपने समय में किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मुझे लगता है जो आप प्रीच कर रहे थे, यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वारिस भाई, थोड़ा सा जो आप बोलते हैं उसका पालन भी कीजिए। आपने कहा कि ये ईरान टीवी नहीं है, इंडिया टीवी है, तो फिर आप ईरान और अरब की सभ्यता को भारत में और भारत की प्रधानमंत्री के स्तर पर क्यों देखना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि आप कम्युनलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, तो आपकी पार्टी का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों है? सिर्फ आप मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? सिर्फ आप मुसलमानों के मुद्दे क्यों उठाते हैं? आप कहते हैं योगी जी भगवा पहनकर संसद में जाते हैं, तो क्यों ओवैसी जी टोपी और शेरवानी पहनकर संसद में जाते हैं? तो आप ये कौन सी बातें लेकर आते हैं? आप ये कहिए कि आप अपनी मानसिकता है जहां पर आप महिलाओं को समझते हैं कि वो महिला जो हमारा कहाँ मारेगी, हमारी गुलाम होगी, उस महिला को ही हम संसद में भेजेंगे और संसद में जाकर कोई भी अपनी मेजॉरिटी साबित करके प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आप तो महिलाओं को इस लायक ही नहीं समझते। आप सोचते हैं जब तक एक कपड़े का टुकड़ा सर पर डालकर नहीं जाएगी, तब तक बुर्के में नहीं रहेगी, तब तक तो वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान होने का सर्टिफिकेट आप बांटते हैं, फिर हम लोगों को नफरत और गालियों की धमकियों का शिकार हमें होना पड़ता है। आप लोग नहीं, आप थोड़ी तय करेंगे हमारी कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी महिलाओं के सर का ताज है। अभी महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्हीं में से एक महिला अगर अंबर जैदी जी बोल रही है तो बोलने तो दें, कम से कम बीच में ना बोले। अंबर जैदी दूसरों के दायरे तय करने वाले वारिस पठान एक सेकंड दायरे में नहीं रह पाए हैं। महिला को प्रधानमंत्री बनाने वाली पठान एक सेकंड महिला की बात, जो मुसलमान महिला उसकी बात बर्दाश्त नहीं करने के लिए तैयार है। अब कैसे मुस्लिम महिला को जो हिजाब में रहने वाली थी,
प्राची आप समझ रही हिजाब में क्यों चलना चाहती? वो महिला जो हिजाब में रहेगी वो वारिस पठान के आगे नहीं बोलेगी, इसलिए चाहते हैं कि संसद में जाकर एक स्टैंप ड्यूटी इनके प्रधानमंत्री बन जाए, इनकी बात माने, इनकी चले। इसलिए आप यहाँ पे ये एक नया प्रधानमंत्री हिजाब वाली महिला का लेकर आए। चले ठीक है, हिजाब में ही क्यों आपको चाहिए, ये इनकी मानसिकता अब अभी यहाँ पर पूरे देश ने देख ली कि क्यों हिजाब में चाहते हैं महिला को। जवाब देते हैं वारिस जी, फिर प्रदीप जी और अब्बास हैदर जी दोनों आपके पास आ रहे हैं। जवाब देते हैं क्यों चाहिए आपको हिजाब वाली महिलाएं ही? मेरे जैसे कोई भी भारत की मुसलमान महिला बन सकती है, बोले क्यों नहीं बनेगी? हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हमको अगर मौका मिलेगा संसद में जाके majority साबित करके जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी भारत का नागरिक जा सकता है। लेकिन वहां पर आप ये बोलते रहेंगी के साथ कंपेयर करते हैं कि वो कोर्ट टीवी नहीं है, लेकिन टीवी का आप डिबेट विदेशी है, सभ्यताओं को 25 इतना मिनट ज्यादा खत्म हो क्यों? जाएगा। अच्छा अंबर जी बोलने दे वारिस पठान बोले जवाब आने देना, उनकी मंशा पता चले वो क्या चाहते हैं। अंबर जैदी जी के बारे में कितना भला सोच सकते हैं, बोले। मैं प्राची जी बोले जी, मैं प्राची जी की इजाजत से बोल रहा हूँ, वो भी एक महिला है, मैं महिला का सम्मान करता हूँ। अभी अगर एक महिला बन सकती है, मेरा अरमान है, तो क्या संविधान रोक रहा है मुझे मेरा अरमान भी नहीं बताऊं? मेरे दिल का अरमान भी ना बताऊं? कौन से संविधान में लिखा है, चलिए बताइए। और मेरे यहाँ तो संविधान पढ़ा हुआ, उसमें लिखा है वारिस पठान फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। मेरे दिल के अरमान है, मेरे दिल की तमन्ना है। मैंने ये बोला कि अफगानिस्तान की बनेगी, तुर्किस्तान की बनेगी, भारतीय मुसलमान बनेगी। अच्छा रुके अंबर जैदी जी एक सेकंड, अंबर जैदी जी एक सेकंड। वारिस पठान जी के अरमान है, सुनिए वारिस पठान जी अभी सुनिए ना। वारिस पठान जी आपके अरमानों का चलिए मैं सम्मान कर लूंगी और आपके अरमानों को आपके इरादे मान लूंगी। अंबर जैदी जी प्लीज आवाज डाउन रखें, और वारिस जी की भी। वारिस जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आपके अरमानों को आपका इरादा मान लूंगी, आपके अरमानों का मैं सम्मान कर लूंगी। ये बताइए ना अपने घर से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं? एक बुर्का नशी महिला को बनाइए ना अध्यक्ष। कितने विधायक बना दिए आपने, बताइए। चले एक बुर्का नशी महिला, एक ऐसी विधायक जो आपकी पार्टी ने बनाई हो, हाल ही में जीत कर आए ना आप बिहार में। सुनिए, अरे अभी तो इतने सारे पार्षद बन गए हिजाब पहनने वाले, बुरखे पहनने वाले, इतने सारे पार्षद 125 में से कितने सारे बन गए? नाम बता दीजिए चलिए। इंशाल्लाह अभी आप बीजेपी को सवाल करो ना, अरे नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए ना मुझे, को सवाल करो क्यों किसी नाम बता दीजिए। वारिस पठान जी अपने घर से शुरुआत करिए ना। देश के पीएम बनाना चाहते हैं आप, अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनाकर दिखा दीजिए मुझे। मैं मान जाऊंगी आपके अरमान, आपके इरादे हैं, और ये सिर्फ वोट पाने का तरीका नहीं है, ये सांप्रदायिकता फैलाने का तरीका नहीं है। मैं मान जाऊंगी, बनाइए अपनी पार्टी के अध्यक्ष। मैं तो हमारे पार्षदों के नाम गिना रहा हूँ, कि इतनी सारी हमारी मुसलमान पार्षद जो बनी अभी, ये सब हिजाब पहन रही है, बुरखे वाली भी है इसमें, और नॉन मुस्लिम भी है काफी। तो एक दिन अगर हमारा अरमान है कि हिजाब वाली कॉर्पोरेटर तो बन गई, मेयर बनेगी, एक दिन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेगी। कौन सी गलत बात मैं बोल रहा हूँ प्राची जी, बताओ। कोई गलत बात नहीं बोल रही, मैं तो कह रही हूँ घर से शुरुआत करिए ना वारिस जी, घर से शुरुआत करिए, अपनी पार्टी के अध्यक्ष बना दीजिए। बुर्का नशी मुसलमान महिला को मैं मान जाऊंगी। वारिस पठान जो कह रहे हैं वो उनके सच्चे इरादे हैं, मैं तो मान जाऊंगी सर कि आपके वो सच्चे इरादे हैं, वो सांप्रदायिकता का कोई जरिया नहीं है। जवाब प्रदीप जी, फिर अब्बास जी आ रही हूँ आपके पास। हैदराबाद सीट से लड़ाई महिला को, वारिस पठान जी ने, वारिस भाई ने कहा कि उनके दिल के अरमान है, तो क्या गलत कर दिया? अरे इनके दिल के अरमान तो है बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, क्या पूरा होने देंगे क्या इस देश के अंदर? अरे दिल के अरमान जो हो देश के अंदर यानी पूरे होंगे वारिस पठान जी। संविधान इजाजत नहीं देता है, रहेगी, मेरा ईमान है, धर्म की एक बार जब मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी, मेरा ईमान बोलता है। एक बार जब मस्जिद की है ता कयामत तक रहेगी, अल्लाह का घर है, तो मेरा ईमान बोलता है। धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया आप लोगों ने, हलफनामा दाखिल किया, बता देंगे हमें क्या दम है, यही कहा था ना वारिस पठान ने। तो जिनके रग रग में कम्युनलिज्म है, जिनके रग रग के अंदर ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज चले, शरिया चले, वो क्या संविधान की बात करेंगे? और मैं इनको बताना चाहता हूँ वारिस पठान, ये मुर्शिदाबाद नहीं है, ये मालदा नहीं है, ये किशनगंज नहीं है। क्या तुम सोचोगे कि मुसलमान मेजॉरिटी में हो तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान धर्म के नाम पे वोट मिल जाए? ये भारत हिंदू मेजॉरिटी है या संविधान का राज चलेगा, भारत महादेव चलेगा, जय श्री राम चलेगा? बिल्कुल ठीक है प्रदीप भंडारी जी, हमारे देश के संविधान की, अरे भाई हमारे देश की खूबसूरती है ना कि यहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर मजहब का सम्मान किया जाता है। अब्बास हैदर जी, मैं आ रही हूँ प्रदीप जी। अब्बास हैदर
जी को इस पर टेक देने दीजिए अपना। अब्बास हैदर जी, जब ओवैसी साहब ये कहते हैं कि वो एक हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, और जब ओवैसी साहब की एक पार्षद ये कहती हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की मोहताज हैं, हम किसी के बाप की मोहताज नहीं हैं, क्या ऐसे शब्दों का आप संविधान में कोई मतलब देखते हैं? देखिए प्राची जी, मेरा तो ये मानना है, और मेरा ही नहीं समाजवादी पार्टी का भी मानना है, और क्योंकि ये देश का संविधान इस बात को मानता है कि प्राची जी भी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है और अंबर जी भी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन बात यह है कि 2029 में तो वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी देखिए पूरी डिबेट में अभी एक जो है भंडारी जी ने बात कही कि भाई रिएक्शन होता है, काउंटर रिएक्शन होता है, फिर जो है अभी देखिए अभी ये हमारे पठान साहब आए, उन्होंने भी काउंटर रिएक्शन और रिएक्शन की बात करी। देखिए यही तो आजादी से पहले हो रहा था। 1937 में सावरकर कह रहे थे कि देश का विभाजन होगा, फिर जो है जिन्ना 41 में कह दे रहे थे। ये रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन की जो नोरा कुश्ती है ना भाजपा और एमआईएम में, अरे रुक जाइए भैया, अब आप एंकर नहीं है, अब आप जो है ना अब आप भाजपा के। मैं कह रहा हूं कॉमेडी नाइट पे कपिल नहीं है जो ये बोल रहे हो कि अखिलेश यादव। अरे भैया, अरे अब एंकर अच्छा बोले बैठ जाइए अभी, बोले अभी जब बारी, आप बीच में नहीं बोला मैं इनके, ये हाँ तो थोड़ा सम्मान करिए दूसरे पैनल। अच्छा बोले, ये जो नूरा कुश्ती है ना एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी की, यही नूरा कुश्ती आज भी हो रहा है। अभी एक पहले देश को तोड़ा इन्होंने, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कहीं एक स्टेटमेंट जो है नीतीश राणे का आता है, कहीं ओवैसी साहब का आता है। अरे भैया बंद करो ना यार, असली मुद्दे जो देश के हैं, जो धरातल से जुड़े मुद्दे हैं, उस पे बात होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। लेकिन उस पे बात नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है ओवैसी साहब जो भी बयान दे रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि उनको शुरुआत तेलंगाना से करनी चाहिए। 119 सीटें हैं तेलंगाना में, 9 पे वो चुनाव लड़े, पहले अपना मुख्यमंत्री तेलंगाना में लड़ाने का काम करें वो, हमारा सिर्फ इतना कहना है। अभी देखिए बंगाल में जब ओवैसी साहब, नहीं देखिए होता क्या, जहां ओवैसी साहब की पार्टी अच्छा नहीं करती है वहां पे विपक्ष की सरकार बनती है, और जहां अच्छा करती है वहां पे भाजपा की सरकार बनती है। ये देखिए चाहे बंगाल में नहीं, लेकिन अब्बास हैदर जी आज तो आपने कमाल की बात कर दी, आज आपने कमाल की बात कर दी, आपने तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छी बात है, आप अपने नेता को सबसे बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा साथी नाराज ना हो जाए, कहीं भारी ना पड़ जाए, कहीं भारी ना पड़ जाए। हाँ, वो राहुल जी को पीएम बनाना चाह रहे हैं, देखिए जो यही कुश्ती कहीं भारी ना पड़ जाए आप पर अब्बास हैदर जी। 24 के चुनाव में जो रिजल्ट दिया है ना, जो मैं बता रहा हूं, बोले ना, मैं बता, जो 24 के चुनाव में स्ट्राइक रेट अखिलेश यादव जी ने दिया है ना, वो एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क सेटअप किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो विकास का मॉडल अखिलेश यादव जी की सरकार का था, चले ठीक है, पहले 27 की चिंता कर ले, पीएम का रास्ता तो अभी बहुत दूर है। अब्बास हैदर जी 27 की चिंता कर ले। मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, आपके पास आ रही हूँ। ये मुझे वारिस पठान जी से भी जानना है, जो सवाल मैंने भी अब्बास हैदर जी से किया था। वारिस पठान जी, ये कौन सा तरीका है जो आप अपने नए नवेले पार्षदों को सिखा रहे हैं? जो आपकी पार्षद कह रही हैं, आप मुझे समझा दीजिए, हरे रंग का मतलब क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? ये प्राची जी, हमारी जो पार्षद है उसने, यंग लड़की है, एजुकेटेड है, उसने वहाँ पर पूरा पैनल जीता है। एक वहाँ के जो दिग्गज थे इतने बरसों से सत्ता में बैठे हुए, उनको हरा कर, और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। मगर उनके जो बयान को आप कम्युनलाइज करने की बात कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हमारा अरमान है कि आने वाले 5 साल बाद, आज तो 5 हम जीते हैं मुमरा में, आगे और हमारे जीतेंगे, और पूरी तरह हरा, क्योंकि हरा हमारे फ्लैग का कलर है। ये बीजेपी वाले नहीं बोलते पूरा भगवा कलर हम कर डालेंगे, तब तो कोई सवाल नहीं करता। उन्होंने अपने, हमारे पार्टी का फ्लैग का कलर अगर ब्लू होता तो ब्लू बोलते, रेड होता तो रेड बोलते। उन्होंने ये कहा, मगर इनको उसको कम्युनलाइज करना है। अरे हम तो हमारे डेवलपमेंट के काम पे लोगों ने हमको वोट दिया है, सेकुलरिज्म के नाम पे असद साहब को, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम इनको वोट मिला है, हम तो सेकुलरिज्म की बात करते। उसने तो क्लैरिफिकेशन कर दिया। मगर बात नंबर 2 यहाँ पे ये आ रहा है, भी अब्बास हैदर ने कहा कि अखिलेश यादव बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। अरे महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ हो गया, इनके 2 MLA हैं, किसको क्या बताना चाह रहे हैं? मैं अगर आपके सामने वो बयान बता दूं, मुझे जो इसमें नजर आ रहा है, सुनिए नवारे जी, आप जवाब देते हैं, अच्छे से जवाब देते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी पार्षद के बयान पर मुझे जवाब देकर जाए, ताकि मैं सवाल पूछूं। वो जो कह रही हैं कि इन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ा दी, जिन लोगों को लगता था हम ताल्लुक के मोहताज हैं, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से रंगना है, इन लोगों को पीछे छोड़ देना है इंशाल्लाह। ये बताइए ना, क्या किसके लिए कह रही हैं?
किसका घमंड आपने चूर कर दिया, या ये कहना कि किसी के बाप की मोहताज नहीं है, ये संवैधानिक भाषा है? ये बोल रही, सुनिए, ये बोल रही थी वो जो वहां के इतने बरसों से एमएलए थे ना, डिक्टेटरशिप। भैया डेवलपमेंट की बात करी वारिस पठान, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो कि धर्म की बात कर रहे हो? उन्होंने आपने कहा एजुकेटेड है वो, जीत गए, परंतु जब उन्होंने उस पर टारगेट किया कि इतने साल क्या बात करी उन्होंने कि अल्लाह की बात करी। अरे बोलने दो प्राची जी, ये क्या है? जाके कहा कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर वोट होगा। अच्छा बोले, हरा कलर क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? मेरे बीच में भी बोले थे वारिस भाई, अल्लाह का सब कुछ है। अब बोलने भैया नहीं हम दे रहे, प्रभु श्री राम को अरे मैं मानते बात हैं, कंप्लीट नहीं किया, अपने तुम भगवान बोल को रहे हो। मानिए, इसकी देखो, अधिकार अच्छी टॉपिक को संविधान काट दिया देता है। प्रदीप ने, अच्छा लेकिन वो बता तो रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई, वो हरा रंग का मतलब बता रहे हैं, वारिस भाई समझा रहे हैं हमें कि हरा रंग का मतलब क्या है। संविधान याद आया, बोले पहले पोलराइज कर लिया इन्होंने अपनी कम्युनिटी को तुष्टिकरण के हमारी नाम पे। पार्टी अच्छा, के फ्लैग का कलर हरा है। अगर हमारी पार्टी का फ्लैग ब्लू हाँ, होता, पर येलो उसके होता, साथ तो में हम उसकी भारत बात माता करते, की उसके जय साथ बोलते हैं। स्पष्टीकरण चलो दिया, बोलो बच्ची भारत माता ने, की बच्ची जय। जीती। फ्लैग की बात कर रहे हो, वो तो बोलो लेकिन वारिस आपको पठान बोलते भारत तो माता की भगवान करेंगे जय तब तो नहीं आपको- बोलोगे, और हरा रंग से बोलो नफरत क्यों वंदे करती जी? मातरम हरा रंग तो नहीं हमारे बोलोगे तिरंगे आप। में भी है, तिरंगे का कलर हरा भी है ना, एक उसके कलर हरा साथ भी है, में मगर इनको तो तिरंगे से नेशनल नफरत स्पिरिट है। है, इनके तो नेशन तिरंगा फर्स्ट हमारा की आपको स्पिरिट है वारिस भाई, उसके साथ में कोई धार्मिक कट्टरता की स्पिरिट नहीं है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाए, याद रखिएगा। प्रदीप जी बोलने दे उनको भाई। देखिए वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना प्रदीप भंडारी जी, इसमें क्या कम्युनल दिख रहा है? प्रदीप मैं हाँ बोले वारिस जी बोले। अच्छी प्यार से बात करो। प्रदीप भंडारी का क्या है मालूम है, आके टीवी पे बोलना और ऐसे पॉइंट बोल के बाद में ना खाली सोशल मीडिया पे ट्वीट करने के लिए वो आते हैं डिबेट में, पार्टी के लिए नहीं आते, वो वारिस ट्विटर के लिए आते हैं। समझ जाओ मैं चाहता हूं अपने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दो। मैं चाहता हूं मेरे भाई आप अपने ट्विटर को हटा दो। मैं बोलूंगा तो उनका जाएगा नहीं ट्विटर के ऊपर। अंबर जैदी भी हंस रही है, उसको मालूम है, अंबर जैदी भी हंस रही है, मालूम है उनको। पूरा प्रदीप भंडारी का ओपन कर दिया मैंने आज, पूरा भांडा फोड़ दिया। चलो मेरे साथ बोल के वारिस भाई आप 100 व्यूज ले लो, जाओ बोलो। और भांडे फोड़ते रहूंगा भी लास्ट तक। अच्छा सुनिए वारिस जी आपने चलिए ये समझा दिया। अरे प्रदीप बोलिए प्रदीप ऐसा नहीं वारिस भाई, प्राची जी इतनी प्यार से बोलिए, प्यार से बात सुन रहा हूँ, प्यार से बोलिए। महिला का अपमान नहीं करना सहेगा नहीं वारिस पठान। प्रदीप भंडारी भी नहीं सहेगा महिला का अपमान और भारत का अपमान। मेरी बात आए सर, लौट कर आए वारिस जी, लौट कर आए, समझाएं अपनी पार्षद के बयान का मतलब समझा रहे थे, बीच में नहीं प्रदीप जी, फिर आप बोलिएगा। बोले वारिस जी। मैं मतलब कितने प्यार से समझ, उसने पूरा स्पष्टीकरण दिया, उसने समझाया कि मेरा विषय क्या था, मैंने किस लिए बोला। एक इतने बड़े डिक्टेटर को अक्के पैनल ने हरा के फेंक दिया। 5 जन का जीतना मुमरा से ऐतिहासिक जीत है। लोगों ने डेवलपमेंट विकास के लिए वोट दिया और जिताया, और उसके अगेंस्ट वोट दिया। ये अवार्ड की पूरी हार है। उसने ये कहा कि आने वाले 5 साल में और हमारे पार्षद जीतेंगे, इनकी गुंडागर्दी दादागिरी को खत्म कर दिया जाएगा, और मजलिस का जो हरा कलर का हमारा झंडा परचम है लहराएंगे हम सब जगह। का मतलब है कि आप अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। अब देखिए ना प्रदीप जी, वो तो अच्छी बातें कर रहे हैं। आप जब भगवा की बात करते हैं तो वो आपसे थोड़ी ना प्रश्न करते हैं। अपनी पार्टी को बढ़ाना, अपने पार्षदों को बढ़ाना, यही तो संकल्प दिला रही थी वो। इसमें सांप्रदायिकता क्या दिखी? मैं वारिस भाई की मासूमियत को मान लेता हूँ। हरे रंग से क्यों नफरत है? सुनिए हरा रंग हमारे अब देखिए, अब वारिस भाई मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। सोशल मीडिया पे 100 व्यूज लेने के लिए ऐसा मत करो आप, मैंने आपको सुना, आप मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं कह रहा हूं कि वारिस भाई की मैं मासूमियत और उनके देश प्रेम का सम्मान करता हूं। अगर इन हरा कलर की ये बात करते हैं, चलिए वारिस भाई एक छोटा टेस्ट कर लेता हूं, मैं आपसे माफी मांग लूंगा सार्वजनिक रूप से अगर बात सिर्फ हरे कलर की है। तिरंगे की आपने बात करी, मेरे साथ आप बोलो भारत माता की जय और बोलो वंदे मातरम, क्योंकि ये जो स्पिरिट है ये भगवे में भी है, हरे में भी है, क्रॉस है, देश के हर कलर में बोलो। ये देखिए यही हो गया। भारत माता की जय जो व्यक्ति ना बोल पाए, जो वंदे मातरम ना स्वयं बोल पाए, वो क्या आज बात करेगा? और वारिस भाई, ये जो आपकी डेवलपमेंट की बात है ना, वो सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों दिखती है? मुसलमान मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही आपको धर्म के आधार पर वोट होता है, इसीलिए घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलते वारिस जी। और आप अंबर जैदी जैसी तमाम प्रोग्रेसिव महिलाएं जो जाके देश का सम्मान करती है, देश को आगे ले जाती है, और परंतु जो धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं रखती, आप उनके भी खिलाफ हैं। हमारा सब बोलते हैं हम, आप बोलेंगे और हम बोले। जिस दिन आपने भारत माता की जय बोल दिया ना वारिस भाई, मैं मान जाऊंगा कि जो रजाकार वाली सोच को आपने पीछे छोड़ दिया। हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की डोनेशन थ्योरी को ठुकराया है।
और आज हम हमारे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस हैं। आपका क्या योगदान? जिंदा ने आपको ठुकराया है। वारिस जी रुक जाएं, वारिस जी रुक जाएं, वारिस जी रुक जाएं। दोनों एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे तो ना आपकी बात आएगी किसी को। आप यहाँ 100 लाइक्स और व्यूज की बात कर रहे हैं, 1 लाइक 1 व्यूज नहीं आएगा अगर दोनों एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे। इसीलिए एक एक करके बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रदीप जी सवाल ये था, आपने चलिए उसे दूसरे मुद्दे पर ले आए, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर था कि उनकी पार्षद जोश भरने की कोशिश कर रही थी और अपने झंडे अपनी पार्टी की बात कर रही थी। सांप्रदायिकता क्यों दिखने लगी आप लोगों को? वो तो अपनी ताकत बता रही थी ना, जीत कर आई हैं। भंडारी जी नहीं, मुझे तो स्पष्ट है कि इनको यही सब बातें से मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों दिखती है। क्या उन्होंने अपने भाषण में 3 विकास के काम जो गिनाए वहां से जीते हैं? मैं मानता हूं क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी में, वो तो जितिन नवाज जैसे तमाम हिंदुओं को सोचना चाहिए जो जाके मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करते हैं, जब वो मेजॉरिटी में हो जाते हैं अपने धन को देखते हैं। यही मालेगांव सेंट्रल में हुआ था जब जाके 1,98,869 वोट कांग्रेस को मिले थे और बाकी सब असेंबलीज के अंदर हम जीते थे। यही वोट जिहाद है। वारिस जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर अंबर जी आ रही हूं आपके पास। वारिस जी नहीं, देखिए इस तरह की बात करके जो लोगों ने हमको वोट दिया है उनका इंसल्ट कर रही है, वोटर का इंसल्ट कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से हमने चुनाव लड़ा, लोगों ने हमको वोट दिया विकास के लिए, सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया, क्योंकि वहाँ पे इतने बरसों से काम नहीं होते थे सब तरफ महाराष्ट्र के अंदर। इक्तदार पर बैठ गए, तिजोरियां भर दी, काम नहीं किया लोगों ने, तो लोगों को विकल्प के तौर पर लोगों ने असद ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल किया। समाजवादी वाले जैसे इतना ही साफ है जितना वारिस भाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वारिस जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरे का मतलब उनकी पार्टी है, इसे सांप्रदायिकता के तौर पर ना देखा जाए। हरे का मतलब उनकी पार्टी ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वारिस भाई। प्राची आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का मतलब ही मुसलमानों की बात है, उनकी पार्टी का मतलब ही इस्लाम है, क्योंकि उनकी पार्टी मुसलमानों के लिए इस्लाम की बात है। तो सीधा जो वो करना चाहते हैं मकसद है उनका सीधे साफ बात है। अभी जो प्रदीप जी ने कहा कि आप भारत माता कीजिए, वंदे मातरम बोल दीजिए, उनसे नहीं कहा गया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन ओवैसी जी संसद में जाकर जय फलस्तीन बोलेंगे, ये संविधान में लिखा है कि आप भारत के संसद भवन में जाकर अब जय फलस्तीन बोलिए, तब ईमान पर इनके असर नहीं होता, तब आप फलस्तीन का जयकारा लगाते हैं। जहां पर इनको लगता है कि इनके जयकारा लगाने से इनके ईमान पे खतरा नहीं आएगा, तो कौन से इस्लाम का आप फॉलो करें? अगर आप किसी भी देश का जयकारा नहीं लगा सकते, ये आपका इस्लाम कहता है, तो फिर चले ठीक है अंबर जैदी जी, इस मुद्दे पर बहस के लिए मेरे पास इतना ही वक्त था, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अंबर जैदी जी आपका और अब्बास हैदर साहब आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रदीप भंडारी जी और वारिस पठान जी हमारे साथ अगली डिबेट के लिए भी बने रहेंगे, क्योंकि मुकाबला में अब वक्त हो गया है दूसरी डिबेट का। मुकाबला में अब अगली बहस का मुद्दा है बंगाल का पाताल लोक। बंगाल में एसआईआर को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। अब तक टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब ममता दीदी के विधायक खुल्लम खुल्ला धमकियां देने लगे हैं। फरक्का से टीएमसी एमएलए मोनिरुल इस्लाम ने मुर्शिदाबाद में एक मंच से चुनाव आयोग को सीधी धमकी दी। मोनिरुल इस्लाम ने लोगों को भड़काते हुए कहा कि छोटे लाठी का झंडा नहीं चलेगा, झंडे को डंडों से बांधना होगा, इलेक्शन कमीशन की कमर ढीली करनी पड़ेगी। एमएलए मोनिरुल इस्लाम ने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग का पट्टा उतार दिया जाएगा, चुनाव आयोग को पाताल से भी खींच लाया जाएगा। सवाल है कि दीदी के विधायक इतने भड़के हुए क्यों हैं? आपको यह भी बता देते हैं कि मोनिरुल इस्लाम का आरोप है कि राम वालों का तो ठीक है, रहीम वालों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ममता ब्रिगेड की बौखलाहट क्यों बढ़ गई है? अब इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुना देते हैं टीएमसी विधायक की चुनाव आयोग को धमकी। রামের যখন নাম শুনছে তখন উনি বলছেন আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের যখন নাম শুনছে তখন 14 গোষ্ঠীর ওর খতিয়ান চাইছে। এই টিচারিটার নির্বাচন স্বাধীন করেছি, আর ফারাক্কার মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যদি গুলি খেতে হয় মনিরুল ইসলাম আগে গুলি খাবে। এই ঝান্ডা কমছি, ঝান্ডা চলবে না, লাঠিতে ভাঙতে হবে, লাঠিতে। और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। মানুষকে নিয়ে ছেলা চালানো করছো, আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না, তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচিয়ে বের করবো।
अब इस डिबेट में मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए। मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर एसीआई, और तौसीफ अहमद खान, राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी की बात हमारे सामने रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं तौसीफ अहमद जी आपसे जानना चाह रही हूँ, ये कैसी भाषा है, ये कैसी मानसिकता है? किसको धमका रहे हैं, किसको लाठी डंडों का डर दिखा रहे हैं, और ये क्यों कहना पड़ रहा है एक विधायक को कि मैं पाताल से भी खींच कर ले आऊंगा? डर से चलता है क्या कोई प्रदेश या कोई सिस्टम या कोई संस्था? देखिए, शब्दों का प्रयोग पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल जरूर बोलूंगा आपके दर्शकों को कि दर्द को समझिए। 70 साल 80 साल बूढ़े जो बीमार हैं उनको लाइन पे ला करके खड़ा कर दिया गया, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सुप्रीम तमाचा लगा दिया इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन जो पहले डेटा नहीं शेयर करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेटा शेयर करना होगा। इलेक्शन कमीशन जो कहती थी कि हम माध्यमिक के एडमिट कार्ड को मान्यता नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मान्यता देना पड़ेगा। तो ये जो मुखौटा इलेक्शन कमीशन का पहनी हुई है बीजेपी के वर्कर, इसको उतार फेंकना जरूरी है। ये तो इलेक्शन कमीशन का जितना ध्यान बीजेपी के वर्कर्स पर देते हैं, जितना ध्यान आप इलेक्शन कमीशन पर देते हैं, उतना ध्यान ममता दीदी अपने विधायकों पर भी दे लें, उनकी भाषा को जरा दुरुस्त कर लें। ये डराकर धमकाकर माहौल को क्यों खराब करना चाह रहे हैं? बंगाल की पृष्ठभूमि हम जानते हैं ना, ईडी की कार्रवाई में पहुंच जाते हैं तमाम लोग इकट्ठा होकर, एक बार मुख्यमंत्री पहुंच जाती हैं, और अब तो सीधा कह रहे हैं पाताल से निकाल कर ले आएंगे। क्या संदेश दे रहे हैं अपने समर्थकों को, क्या करवाना चाहते हैं? देखिए, क्या मैसेज दे रही है बीजेपी की लीडर अपने समर्थकों को? बीजेपी के लीडर ऑन स्टेज कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नियों को घर से निकलने ना दो वोटिंग वाले दिन, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी भंडार का सहयोग मिला है, वो जाके ममता बनर्जी को वोट ना कर दे। महिलाओं को घर में बांध के रखो, आप अपने तौसीफ जी, मैं तो आपके सारे मुद्दों से एग्री कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए आप। मैं तो आपकी सारे मुद्दों से एग्री कर रही हूँ, लेकिन ये देश तो संविधान कानून से चलता है ना। मुझे ये बताइए ना, ये बंगाल के विधायक को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो सीधे तौर पर पाताल से खींचने की बात कर रहे हैं, अपने झंडे के डंडे बड़े करने की बात कर रहे हैं? पहले दीदी महिलाओं को कह चुकी हैं कि जब ये आएंगे तो घर में हथियार होते हैं ना, किचन में इस्तेमाल करते हैं ना, और उनके विधायक भी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। करना क्या चाहते हैं बंगाल में आप लोग? देखिए, बीजेपी वर्कर को कानून का डर रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तो कानून का डर दिखाइए ना। यहाँ तो विधायक जी अपना डर दिखा रहे हैं, कानून का डर दिखाइए, कानून की बात करिए। विधायक जी तो अपना डर दिखा रहे हैं, खुद ही डंडा मारने की बात कर रहे हैं, पाताल से खींच लेने की बात कर रहे हैं। कौन सा कौन सा पाताल लोक है ऐसा बंगाल में? नहीं, देखिए, वो कहने की बातें हैं। असल मकसद ये है कि जो बीजेपी वर्कर जो मुखौटा पहने हुए इलेक्शन कमीशन का, उनको मैसेज देना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हम तुम्हें कहने की बातें जो होती है ना, अक्सर वही समर्थक सुना करते हैं। वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एक कार्रवाई नहीं होती बंगाल में, दीदी एक शब्द नहीं कहती हैं ऐसे लोगों के लिए। भड़काना चाह रहे हैं कि नहीं भड़काना चाह रहे हैं आप? और ये भी आप बताइए कि क्या बीजेपी के लीडर को ये शोभा देता है कि वो कहें अपनी पत्नियों को कि आप जो है घर में बांध दो अपने पत्नियों को? तौसीफ जी, ये कमाल है ना, अपने विधायक पर बोलने के लिए दो शब्द नहीं है, लेकिन दूसरे के नेता पर बोलने के लिए, टीका टिप्पणी करने के लिए पूरा का पूरा एक किताब लेकर आप लोग आ जाते हैं। एक बार भी नहीं बोलते हैं कि जो विधायक ने किया है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विधायक ऐसे भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन आप बीजेपी के नेताओं को पॉइंट आउट करने का आपके पास खूब टाइम है। बोलिए प्रदीप भंडारी जी। प्राची जी, मैं बताता हूँ, ये घुसपैठिया समर्थन पार्टी तृणमूल जो बंगाल की महिलाओं के खिलाफ इनको दिक्कत किया है, ये देखिए फॉर्म 7 जो संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत जितने भी घुसपैठिए फर्जी वोटरों के नाम इन्होंने वोटर लिस्ट में ऐड किए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अधिकार देता है कि उसको फिल किया जा सकता है। यहां पे तृणमूल कांग्रेस के वर्कर वो फॉर्म 7 को जला रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एमएलए आसनसोल और हुगली और तमाम एरियाज के अंदर एंटर करता है और फॉर्म 7 को फाड़ देता है। इनकी चिंता यह है कि इस वक्त इनकी गुंडागर्दी जो है वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि फॉर्म 7 ये रोकने का प्रयास करने पर हर तरफ एविडेंस आ चुका है, और पहली बार बंगाल के इतिहास में इनका जो पूरा इलीगल घुसपैठिया वाला वोट है वो पकड़ा जा रहा है। इसीलिए ये ईडी को कभी धमकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है और बोलते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स के पास अधिकार है एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और ईडी के ऑफिशियल्स के ऊपर एफआईआर को स्टे सुप्रीम कोर्ट करता है। तमाचा इनको सुप्रीम कोर्ट से लगा है। 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट बोलता है बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है,
लॉ ऑफ द रूलर है। तो बंगाल में ना माटी मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। अरे वो और इसलिए ये सब ना, ये ममता बनर्जी वो करवा रही इसलिए है। करती हैं क्योंकि आप इनके वोट चुराते हैं, आप इनके वोटर्स को चुरा लेते हैं, इनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, इसलिए ममता दीदी को सब करना पड़ता है। कल ही अखबार के अंदर है, असली चोरी बताता हूँ आगे क्या तौसीफ जी, है आगे। कि एक वोटर लिस्ट के अंदर 380 एक व्यक्ति के 380 पिता, क्या कभी एक व्यक्ति 380 पिता हो सकते हैं? बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐसा पाया जाता है, किसी और के 280 पाए जाते हैं। तो इनकी दिक्कत ये है कि उन्होंने फर्जी वोटरों के नाम पे जो इतना पूरा रैकेट चला है वो पकड़ा जा रहा है। और बंगाल की महिलाओं की बात आप मत करो, किस तरीके से आरजी कार रेप और मर्डर केस के अंदर बंगाल की बेटी के साथ खड़े नहीं हुए थे, हंसकाली के अंदर बंगाल की बेटी के साथ नहीं खड़े हुए थे, रेपिस्टों के साथ खड़े हुए थे। तौसीफ जी, सीधा सवाल यही है कि क्या गुंडागर्दी से चुनाव जीते जाते हैं? देखिए, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता प्रेम करती है, भरोसा रखती है और वोट देती है। ममता बनर्जी कैंपेनिंग में आए चाहे ना आए, ममता बनर्जी के नाम पे वोट देती है। मेरा सवाल हार गई थी तभी नंदीग्राम से, जो कि बीजेपी के स्टेट कमेटी का मेंबर है, नंदीग्राम से हार गई थी, कहा कि अपनी पत्नियों को घर में मारने वाला है, क्योंकि वो ममता बनर्जी को वोट, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया बीजेपी ने? क्या एक्शन लिया? उसके स्टेट कमेटी कालीपादा मालदा में कहा, अरे तुम तो जाके धमका रहे हो वोटर्स को। तौसीफ जी सुनिए, मैं आपको नाम लेकर बताती हूँ। मनिरुल इस्लाम फरक्का से विधायक हैं टीएमसी के, जो कह रहे हैं कमर को ढीला कर देना होगा, चुनाव आयोग जनता के साथ खेल कर रहा है, आप सिक्योरिटी के अंदर हो, आप आकाश में हो, पाताल में हो, खींच कर बाहर निकालूंगा, कानून जनता के लिए है। इस पर बोलिए ना एक बार, बोलिए क्या कार्रवाई होगी मनिरुल इस्लाम पर? किसको मारना पीटना चाह रहे हैं? गुंडागर्दी से काम चलेगा बंगाल में? ये देखिए आज की स्थिति। बोले तौसीफ जी, बोले। नहीं, आप शब्दों की इंटरप्रिटेशन पे जा रही है। ये मैं कहता हूं की कि महिलाएं सड़कों पे ममता बनर्जी के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, जो एसआईआर भाई ये जुल्म जो है वो बंगाल की महिला सड़क पे निकली आशा वर्कर साल के और बोला कि जब पूरे देश में 1,500 रुपए तक आशा वर्कर को मिलते हैं, उससे ज्यादा मिलते हैं, 3,000 तक मिलते हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के टीएमसी के भ्रष्ट नेता 500 भी नहीं देते। ये बंगाल की महिला। अच्छा रुक जाए तौसीफ जी, आप जानते हैं आपके विधायक ने गलत कहा है, आप जानते हैं आपके विधायक की मंशा क्या है, इसीलिए इसका जवाब देने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का पॉज लेना पड़ता है। आपके पास जवाब नहीं है ना, आपको पॉज लेना पड़ता है। और जब कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं मैडम शब्दों की इंटरप्रिटेशन पे जाएं। क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा आप ही समझा दीजिए इसका मतलब क्या होता है। आकाश में हो या पाताल से खींच कर लाऊंगा, ये चुनाव आयोग की कमर को ढीला करना पड़ेगा, लाठी बढ़ाना पड़ेगा, बताइए इसका मतलब क्या है? चलिए आप ही इसका इंटरप्रिटेशन बता दीजिए मुझे। देखिए, चुनाव आयोग को काफी ज्यादा पावर्स दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग ने इन शब्दों को बताना था, इन शब्दों को बताना था, मैं आ रही हूँ सर, इन शब्दों को बताना था। मेरे पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए कि आप गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रही हैं। मैंने आपके सामने रख दिया, शब्द समझा दीजिए मुझे। आकाश पाताल का मतलब क्या है, लाठी डंडों का मतलब क्या है, बता दीजिए मुझे। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग चाहे जितना भी पावरफुल हो, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा फिर से लगेगा। तमाचा आपको लगा है, फाइल चोर, भ्रष्टाचार चोर, बंगाल की संस्कृति चोर। मनिरुल इस्लाम है, मैं नाम बार बार ले रही हूँ, ये हैं फरक्का से विधायक, इनका जिक्र करिए, इनकी भाषा का जिक्र करिए। मोहम्मद अमीन जी, सुना ही होगा आपने क्या कहा है उनके विधायक। मैंने सुन लिया और मैंने देखा भी है। मैं सिर्फ तौसीफ साहब से बात करना चाहता हूँ कि इनकी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कानून को हाथ में लेती हैं, जिसका कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। नंबर 2, इनके तो तहसीफ मोइनुल इस्लाम हैं, जिन्होंने कल मैं देख रहा था मीडिया के अंदर रिपोर्ट थी कि वो फार्मों को फाड़ रहे हैं, 7 फार्म फाड़े जा रहे हैं, घूस के बाकायदा हमारे बीएलओ को थ्रेट किया जा रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप कानून और कायदे को अपने हाथ में लेंगे। अगर इस तरह की बातें हैं इस्लाम साहब, आपको इतने इस तरह नहीं जेबा देता कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि हमारे बीएलओ को धमकाएंगे, फार्म लेके फाड़ देंगे। आप चिंता मत करिए, ये जैसे पहले आपके एक एमएलए जेल में हैं, ये 100% जेल जाएंगे और उनकी जमानत भी नहीं होगी और ये डिस्क्वालीफाई होंगे, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते कि घुस के वहाँ से इलेक्शन लड़ लेंगे। भूल जाइए इस बात को। इलेक्शन कमीशन की पावर को ये मत समझिए कि बीजेपी की पावर है या मोदी का आयोग है या शाह का आयोग है। मैंने पहले भी कहा था जब ममता जी हारी थी अपने इलेक्शन में,
उसके बाद जीती है जब बाई इलेक्शन, फिर चुप हो गई थी। अब फिर शुरू कर दिया उन्होंने ये काम, फिर शुरू कर दिया ये काम। गलत है, कोई कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन जो संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेन नहीं करता। ये प्रोसेस हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी का प्रोसेस नहीं है। एसआईआर वोटिंग लिस्ट तैयार करना, आप देखिए आर्टिकल में 322, 23, 24, 25, 26 में हम लोग रखते हैं इसकी पावर, आपकी पावर कोई नहीं है। आप होंगे एमएलए एमपी, बीजेपी को नहीं है, तो इलेक्शन किसी की पावर नहीं है। प्राची जी, भाई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, फरक्का से विधायक, वही तो आप लोगों को धमका रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं आकाश में हुए या पाताल में मैं खींच कर लाऊंगा चुनाव आयोग को। नहीं, हमारा चुनाव आयोग ले आएगा उनको। अताल पाताल से जो बात कर रहे हैं ये गलत बात है, उसूलन गलत है। आप बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। टीएमसी के बिहाफ पे बोल रहे हैं तो आप, क्या रूल है ये? चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, या कोई भी पार्टी का हमारा स्टेक होल्डर है, कोई इस तरह की बात नहीं करता, उन्हें करना चाहिए। चुनाव आयोग के पास बहुत पावर है। हर 12 आयोग को आप डाल देते हैं बीच में, हर 12 आयोग को डाल देते हैं बीजेपी के साथ। अब्बास हैदर जी, आपने तो सुन लिया होगा, आपने तो सुन लिया होगा, मैंने सुना है, और आप कहें तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर कहीं पर कोई विधायक करेगा तो मैं क्यों ना कहूं कि साफ तौर पर गुंडागर्दी है, मैं क्यों ना कहूं कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है, मैं क्यों ना कहूं कि चुनाव आयोग के अधिकारी जो वहां पर काम कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब्बास जी, नहीं देखिए, बिल्कुल आपको कहना चाहिए, आपको अधिकार है, और मैं उनकी भाषा से बिल्कुल असहमत हूं। बिल्कुल इस प्रकार की ना भाषा का उपयोग होना चाहिए, ना इस प्रकार के बयान देने चाहिए जो बिल्कुल ये संसदीय हैं, पहली बात। लेकिन एक और बात भी है, जो जन भावनाएं हैं, वो जिस प्रकार से एसआईआर का प्रोसेस हुआ उसको लेकर के बहुत संदेह है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं बंगाल में। खुद इसकी स्वीकारोक्ति चुनाव आयोग ने करी, अपने चुनाव आयोग ने अपने 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करी है कि उन्होंने फर्जी नाम ऐड कराए जा रहे थे एसआईआर में उनके ही अधिकारियों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं कर रहा है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, ये चुनाव आयोग टीएन सेशन और लिंगदो के जमाने का चुनाव आयोग नहीं रहा। ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे में उनके सहयोग से काम करता है, इसमें कोई छुपी बात है ही नहीं। दूसरी बात, जब भाजपा देखिए कमजोर पड़ती है तो ईडी, इलेक्शन कमीशन, इस प्रकार के तमाम तो अच्छी बात है ना। आपका बयान बिल्कुल गलत है, ममता बिल्कुल गलत है। जहां एक और हम ऐसे बयान से सहमत है। देखिए, आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कितनी ईमानदारी से आज का चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। क्यों विपक्ष की जब कंप्लेंट होती है उस पर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों भाजपा की, अगर कोई भाजपा के हिसाब से अधिकारी पोस्ट होते हैं? नहीं, यही तो अच्छी बात है ना। सवाल है जिसका जवाब आप गलत बात कर रहे हैं हैदर साहब। आपके पक्ष के किसी विधायक ने गलत बयान दे दिया, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए। तो आप एक लाइन बोलकर उस बयान से अपने आप को अलग तो कर लेते हैं, लेकिन फिर लेकिन का चोला ओढ़कर इसे जनभावना बताकर जस्टिफाई करने लगते हैं। कौन सी जनभावना है ये? कौन सी जनभावना है? देखिए, कौन सी जनभावना है? एक सेकंड, कौन सी जनभावना है ये? लाठी डंडे देने का जनभावना है, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन एक तो बोलिए ना दीदी से कार्रवाई करें। आपकी तो सुनती होगी, अखिलेश जी से बात होती होगी, बोलिए अखिलेश यादव जी को कि दीदी से बात करें कि क्या हो रहा है बंगाल में, ठीक करिए सब कुछ। अरे आप देखिए लखनऊ, अच्छा चले, मेरे पास इतना ही वक्त था, मेरे पास बहुत जल्दी से छोटा सा चाहता हूं कि भाई यूपी में जब एसआईआर हो रहा था तो तालियां बजा रहे थे, अब बंगाल में उसी से दिक्कत है। असली दिक्कत इनकी ये है कि घुसपैठिया पकड़ा जा रहा है जिसकी इनको चिंता है। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। अब्बास हैदर साहब, अब आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।